बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, साथ में एक्सरसाइज 1.3 के लिए कंसेप्ट्स को देखेंगे और यदि टाइम बचेगा तो एक्सरसाइज 1.3 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज 1.2 है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हाँ, एवरी इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? एवरी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे √3, √5, या फिर हम कह सकते हैं इसे कि 2√3 या √3/2। ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो ए भी रियल नंबर्स में हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे, हाँ। फिर कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होंगे, हाँ। लेकिन यदि उसका उल्टा कहा जाए तो फिर नहीं होगा, यानी कि हाँ, ये सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे तो ये गलत हो जाएगा, या सारे रियल नंबर रेशनल होंगे तो भी गलत हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि नंबर लाइन पर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, जहाँ m जो है वो नेचुरल नंबर है। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट जो है √m के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ m नेचुरल नंबर। √m के फॉर्म m नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? √m का मतलब यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि m नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से होता है, तो 1, 2, इसके बाद √3 ये नेचुरल नंबर हैं। आगे नेचुरल नंबर हमारे पास है 4, 5। अब इन सभी का डेसिमल देखेंगे कि √1 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है और बढ़ते जाएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √3 की वैल्यू 1.73205 करके बढ़ते जाएगी। √4 की वैल्यू 2 होती है। √5 की वैल्यू भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा। यानी इन सभी के लिए एक कोई ना कोई एक खास पॉइंट आता है जो कि हमारा नंबर लाइन पर होता है, लेकिन वो खास पॉइंट है ना जो कि नंबर लाइन पर है। अब √1 के लिए खास पॉइंट है, √2 के लिए खास पॉइंट है। हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे नंबर लाइन पर ए 0 है, सपोज कीजिए, ए √1 हो गया 1। अब यहाँ √2 के लिए यदि हम बात करें तो यदि ये नंबर है 1.414 तो ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा। √3 के लिए बात करें तो 1.732 एक नंबर होगा, यहाँ नंबर लाइन पर एक पॉइंट होगा जो कि √3 को रिप्रेजेंट करेगा। जो अगला 2 होगा वो √4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सभी के लिए एक एक पॉइंट है, लेकिन यदि इनके बीच में √1 और √2 के बीच में भी तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं। इन सारे पॉइंट को तो हमारा ये फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा रूट के अंदर नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी तरफ हम कंसीडर करें नेगेटिव नंबर्स के लिए तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यदि ये 0 है और यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और कंसेप्ट देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके कि नॉन रियल नंबर क्या होते हैं। नॉन रियल नंबर्स होते हैं यदि आपका कोई नेगेटिव, आपको पहले मैं बता दूं कि कोई भी नेगेटिव नंबर यदि रूट के अंदर में हो, जैसे कि -3 नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर में, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये गलत कंसेप्ट है, तो ये नॉन रियल हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो सही वास्तविक चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है, तो नॉन रियल है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये नॉन रियल हैं, कैसे जानेंगे? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ कीजिए कि रूट के अंदर में आपका -3 है और ये एक किसी नंबर p के बराबर है। तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करने पर -3 बराबर p² हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है p हमारे पास जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ रहा। अब सोचिए, क्या ऐसा कोई नंबर p हो सकता है जिसका स्क्वायर -3 हो? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि सपोज़ कीजिए
कि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा क्या आता है 4, और -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा क्या आता है 4। तो यानी कि यदि हम यहाँ पर लेंगे तो ए इस साइड में जाएगा तो क्या होगा √4, और ए इस साइड में जाएगा तो क्या होगा √4, यानी कि ये स्क्वायर को हम हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा √4 है वो उसकी 2 वैल्यू है। √4 की वैल्यू या तो +2 है या फिर इसकी वैल्यू -2 है, क्योंकि -2 को भी स्क्वायर करके हमारे पास √4 आएगा और +2 को भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? इसलिए ऐसा कहना कि हमारे पास -2 का रूट कभी भी नहीं हो सकता है, -2 का रूट कोई नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, -2 ये p², ऐसा कोई नंबर p हमारे पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये -2 बराबर p², ऐसा संभव नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंसेप्ट देखते हैं तीसरे की तरफ। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर जो होता है, सारे रियल नंबर वो इरेशनल नंबर हैं। तो एक कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर्स में तो रेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो जो रेशनल नंबर्स हैं वो तो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते ना, इसलिए एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। मूव अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 2। ये आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? तो इफ़ नॉट गिवन एग्जांपल। पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट को इरेशनल होने की बात कर रहा है। तो यदि पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट की बात करें हम, तो हम देख सकते हैं जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या हैं? हमारे पास 1 है, 2 है या 3 है, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो 1 का देखेंगे, अगला एक 4 का भी देख लेते हैं। तो 1 का रूट 1 निकालेंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स का इंटीजर्स के स्क्वायर रूट ले लिया है हमने, तो 1 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल होगा, √2 का भी इरेशनल होगा, √3 का भी इरेशनल होगा, लेकिन √4 का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, उसी तरह से √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, √16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये सारे के लिए संभव नहीं है। तो 4, 9, 16 ये सारे नंबर्स को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो रेशनल नंबर होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखेंगे कि √5, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 है, √5 को क्या लिखा जा सकता है कि ये √4 + 1 लिख सकते हैं हम। अब 4 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, अब बात को समझिए कि एक लाइन लेना है जिस पर 2 यूनिट लेंथ लेना है, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, 2 यूनिट लेंथ लेंगे। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर खींचने आपको आता है, यहाँ से ये 60 120 करते हुए और इसके यहाँ से डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिवाइड करते हुए यहाँ एक आएगा और यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे। ये 2 लिया यहाँ, ये हमारा परपेंडिकुलर खींच लिया। अब इस परपेंडिकुलर पर हमको क्या करना है कि इस परपेंडिकुलर पर हमें 1 काट लेना है, 1 यूनिट काट लेना है। तो यहाँ 2 काटा, यहाँ 1 काटा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देंगे तो ये जो हमारा लाइन आएगा, ये लाइन, ये हमारा क्या देगा? तो ये हमें 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर एंड √5 देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये है P और ये है B।
अब हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में, यदि हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो ये राइट ट्रायंगल है सपोज कीजिए, तो इस राइट ट्रायंगल में ये हमारे पास P होता है, ये P है, ये B है और ये H है। हम जानते हैं फॉर्मूला कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यानी कि यदि हम यहाँ पर 2 रखें और यहाँ पर 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये जो लाइन आएगा वो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो ये लाइन हमारा H स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो H स्क्वायर की वैल्यू जब 5 आया तो ये H की वैल्यू यानी इस लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू √5 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा। तो सिंपल में आपको क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए एक लाइन बनाना है, 2 लेना है, यहाँ से परपेंडिकुलर लेना है और इस परपेंडिकुलर पर आपको एक पॉइंट लेना है और इस पर A1 काट लेना है इस पर। तो यहाँ से A1 काट लेना है। ये जो लाइन होगा वो क्या दिखाएगा, ये लाइन हमारा √5 दिखाएगा। ये मैंने समझाया कैसे, ये H है जो कि √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होगा। अब आप अपने कंपास को यहाँ रखते हुए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और ऐसे आर्क खींच देंगे तो इस बढ़े हुए भाग को कहीं पर तो मिलेगा और जहाँ पर मिलेगा वो पॉइंट हमारा √5 बताएगा, यानी यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा √5। तो आपको समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आ गया। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, आप इस फिगर में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कैसे हैं। तो ये यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि 0 है और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लेंथ लिया गया, यहाँ पर पेंडिकुलर खींच के 1 यूनिट लेंथ लिया गया और ये जो है √5 को बता रहा और यहाँ से रखते हुए ये हम लोग खींच लेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा, ये पॉइंट यहाँ आ रहा, ये √5 को बता रहा जो मिल रहा है। अब एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका कंसेप्ट को ले लेंगे। हमारे पास यहाँ और एक्सरसाइज 1.2 के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को मिला करके हम क्या करते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का होगा। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस, चूँकि 2 तरह के रियल नंबर्स हैं तो उन दोनों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर का विचार करते हैं। तो रेशनल नंबर्स के लिए डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, जैसे 2.35, ये यहाँ के बाद रुक जा रहा 3.4, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये सारे रेशनल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसे हम 2, 3, 5, 4 और डिवाइड बाई ए डेसिमल के लिए 1 और 3 डिजिट्स हैं इसके बाद, तो 330 यहाँ रख सकते हैं। तो इसे p/q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग। दूसरा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट होता है, जैसे 2.35 ये रिपीट कर रहा है। तो 2.35 जो रिपीट कर रहा ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि नहीं रुक रहा, साथ में रिपीट कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे भी हम p/q के में लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कैसे होगा, आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स 2 तरह के हो गए, क्लियर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट्स। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं याद रखना है कि डेसिमल्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो ना रुके और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो, जैसे 2.3, 1, 5, 6, 9 कुछ भी आ सकता है और रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा।
कोई रिपीट नहीं करेगा, चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकेगा, नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं करेगा। ये इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि 10/3, 7/8 और 1/7 इसको हमें बनाने हैं। तो इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। कुछ पैटर्न को देखेंगे कि 10/3 को या 7/8 और 1/7 इसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके डेसिमल निकालेंगे। फर्स्ट का आ रहा 3.333, सेकेंड का 0.875 और थर्ड का रहा 0.142857। हमें कुछ पैटर्न देखने हैं। सबसे पहला पैटर्न तो ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला आ रहा 0.333 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लास्ट है 1/7 उसका भी 0.142857 के बाद ये रिपीट करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस बार इसका रिमाइंडर से ये रिपीट कर रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और बीच वाला जो है 7/8 ये 0.875 ये जो है वो टर्मिनेटिंग। अब पैटर्न हम नोटिस करते हैं कि जो हमारा टर्मिनेटिंग है उसका रिमाइंडर देखते हैं 0 है, टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर 0 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का रिमाइंडर हमेशा 1 है। ये पैटर्न याद रखेंगे। रिपीटिंग का तो 0 होगा क्योंकि पूरी तरह से रहेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। दूसरा चीज़ पैटर्न हम नोट करते हैं, यदि हम रिमाइंडर का पैटर्न नोट करें तो रिमाइंडर का पैटर्न से हमारा क्या मिलता है। इस केस में देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर फर्स्ट केस में कितना आया, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है और लास्ट में भी 1 आया है। तो रिमाइंडर हमारे पास कितने आ रहे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारे पास 1 1 1 1, यानी कि सिर्फ 1 है जो रिपीट कर रहा है, एक ही ब्लॉक। तो रिपीटिंग यदि है हमारा क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग में आ रहा है, तो उस केस में जो रिमाइंडर जो रिपीट करेगा कितने ब्लॉक के बाद वो डिपेंड किस बात पे करेगा। तो आप देख सकते हैं इसे 3 से डिवाइड किया था, इसे डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड किया गया था। तो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उससे कम होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कितना रिपीट करेगा डिनोमिनेटर से कम, यानी 1 सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा। सेकेंड में जब हम देखते हैं कि सेकेंड में हमारा जो लिख सकते हैं, तो सेकेंड में रिमाइंडर हमारे पास कितने हैं, तो 6403 में है जो कि डिवाइजर से कम है। और थर्ड में रिमाइंडर देखते हैं, ये रिपीटिंग, तो कितने डिजिट रिमाइंडर में रिपीट कर रहे हैं 3 2 6 4 5 और 6 डिजिट, जो कि डिवाइजर 7 से कम है। तो रिमाइंडर टोटल हमारे जो रिपीटिंग ब्लॉक होंगे वो कितने होंगे, वो डिवाइजर से कम होंगे। 3 2 6 5 उनके बाद फिर रिमाइंडर सेम आते जा रहे हैं, रिपीट होंगे रिमाइंडर भी। तो रिमाइंडर के रिपीट के अनुसार ही हमारे पास ये जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में भी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स मिलेंगे। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो होंगे क्वोशिएंट में कितने होंगे, तो इस केस में हमारा 6 है, जो कि रिमाइंडर जो कि डिवाइजर 7 से कम है। इस केस में हम देखेंगे कि 1 रिपीट कर रहा है ना, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा, तो डिवाइजर 3 से हमारा ये कम है। तो यहाँ 1 डिजिट रिपीट कर रहा और डिवाइजर क्या था 3, यानी यहाँ 6 डिजिट रिपीट कर रहा है और डिवाइजर क्या था 7, यानी कि क्वेश्चन ये आया कि रिपीटिंग के केस में मैक्सिमम जो रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, तो जो डिवाइजर है डिनोमिनेटर है उससे कम होंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई है रिपीटिंग जिसमें कि 6/7 है, तो 6/7 है, तो इसका यदि रिपीटिंग हो, मुझे नहीं पता है या नहीं है, यदि रिपीटिंग हो तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में 7 से कम होंगे, यानी कि 6 ही हो सकते हैं माइनस ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल है 6 की शो दैट 3.142678 एक रेशनल नंबर है, यानी कि आपको इसको रेशनल नंबर दिखाना है। तो रेशनल नंबर कैसे दिखाएंगे, मतलब कि इसको p/q में एक्सप्रेस करना है। तो ये इजी है, ये 3 1 4 2 6 7 8 लिख सकते हैं पॉइंट हटा करके, और नीचे
कितनी जीरो जाएगा 1 के साथ, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो जाएगा देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो 6 जीरो दे दिया हमने, 4 5 6, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.333 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। यहाँ पर A3 रिपीटिंग है तो हमारा फॉर्म क्या है कि ये 0.3 रिकरिंग, इसका मतलब क्या होता है कि 0.333333 रिपीटिंग, इसको रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स में। हमने बताया है कि यदि रिपीटिंग आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल नंबर होता है, तो उसे हम एक्सप्रेस करके देखेंगे। अब इसे सबसे पहले तो क्या मान लेना है, सबसे पहले मान लेना है कि ये x, तो x इक्वल हम मान लेंगे जो हमारा था कि 0.333 ये मान लिया। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो रिपीट कर रहा है डिजिट, वो कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है यानी सिर्फ 3। तो यदि एक डिजिट रिपीट कर रहा हो तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 10x इक्वल हो जाएगा 3.333। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान देंगे कि एक डिजिट रिपीट कर रहा था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे जब सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x इक्वल पॉइंट के बाद 0 0 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास हो गया ये 9x इक्वल 3। तो हम यहाँ पर x इक्वल लिख सकते हैं 3/9, पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ देखते हैं कि 1.2727 है, यानी कि हमारा रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 2 डिजिट का है, 27 2 डिजिट का है। तो उसी तरह से करेंगे कि x इक्वल 1.2727। हम क्या देख रहे हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक 2 डिजिट का है, यदि 1 डिजिट का था, रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स 1 थे तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इक्वल 127.2727 ये आगे बढ़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल के बाद का 2 जो है डेसिमल के पहले आ जाएगा, तो 127.2727 आज आगे जाएगा। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 में 1 गया तो कितना होगा 99x, और ये 127 में क्या सब्ट्रैक्ट होगा, पॉइंट के बाद तो 0 0 हो जाएगा, तो 127 में 1 माइनस होगा 126.00, तो हमारे पास आया 99x इक्वल में 126। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये x इक्वल कितना है 126 डिवाइडेड बाय 99 रिप्रेजेंट हो गया। आगे करते हैं, यहाँ है कि 235 है, यानी कि डेसिमल के बाद एक रिपीट नहीं कर रहा, उसके बाद के 2 रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा, यानी डेसिमल के बाद कुछ रिपीट नहीं करने वाले डिजिट्स दिए रहेंगे और फिर उसके आगे के सारे रिपीट्स करने वाले दिए रहेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। हम क्या करेंगे कि इसको x बराबर मान लेंगे। हम x बराबर हमने मान लिया कि हमारा x इक्वल है 0.23535, ये इस तरह से हमारा चलते जाएगा। अब हम सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि इस 2 को, ये जो हमारा 2 है, इस 2 को इस साइड लाना है। इस 2 को इस साइड, जो 2 हमारा रिपीट नहीं कर रहा है उसको इस साइड लाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 2.3535, ये सेकेंड इक्वेशन बना। अब 35 जो रिपीट कर रहा उसको भी डेसिमल के पहले लाना है, तो 35 कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस सेकेंड इक्वेशन को। तो हमारे पास हो जाएगा इस सेकेंड इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 235.3535 रिपीट करेगा। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए या तो थर्ड में सेकेंड माइनस करेंगे, या थर्ड में फर्स्ट माइनस करेंगे, या सेकेंड में फर्स्ट माइनस करेंगे। किसी भी बाद वाले में पहले वाले को माइनस करके हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड इक्वेशन कितना आया था, सेकेंड इक्वेशन था 10x बराबर 2.3535, थर्ड इक्वेशन था 1000x इक्वल में 235
0.3535 जब इसे घटाएंगे तो 1000 में 10 माइनस करेंगे तो ये 990x और इस साइड में आ जाएगा, पॉइंट बाद 0 हो जाएगा। 235 में 2 माइनस करेंगे यानी कि 233। तो हमारे पास आ गया 990x इक्वल 233। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख सकते हैं, 1 मिनट, x 990 x इक्वल 233। तो यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं 233 डिवाइडेड बाई 990 रिप्रेजेंट हो गया। हम उसी तरह से सेकंड में फर्स्ट को माइनस करके या थर्ड में फर्स्ट को माइनस करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, p/q अलग अलग आपको आंसर आएगा, लेकिन उन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन 0.23535 ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जो है, इरेशनल नंबर निकालना है 1/7 और 2/7 के बीच में। तो 1/7 को जब डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं तो ये आ रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा, और 2/7 का भी रिपीटिंग आ रहा है। तो हमारे पास इरेशनल निकालना है, तो इरेशनल क्या होता है, वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। यानी कि अब इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे 0.1, इसका फर्स्ट डिजिट 0.2, तो हमें 0.1 और 0.2 के बीच में हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लेते हैं, जैसे कि 0.12569354, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये इरेशनल नंबर हो गया, और 0.1 और 0.2 के बीच में है तो गिवन 2 नंबर्स के बीच में भी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 हो गया। तो एक्सरसाइज 1.3 को अब हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। तो 36/100 को ये डेसिमल में लिखेंगे तो ये इजी है। 36/100 का दिस मीन्स कि दिस इज 0.36। 1/11, तो 1/11 को लिखने के लिए हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं जब 1 को 11 से डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप 1 को 11 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 0.0909, ये रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि 0.09 का रेकरिंग आ रहा है। तो ये जो केस है 0.09 रेकरिंग, यानी कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फर्स्ट वाला केस क्या था हमारा, फर्स्ट वाला केस टर्मिनेटिंग था, ये जो केस था ये टर्मिनेटिंग का केस था, और ये जो केस आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस आ रहा है। अगर इसका लोग देख सकते हैं, ये है 4 होल 1/8 का। तो 4 होल 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1/8, यानी कि ये 33/8 होगा। तो इस 33/8 को जब हम डिवाइड करेंगे 33 को 8 से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिवाइड करने के बाद हमारा जो आ रहा वो 4.125 आ रहा, और साथ में हम देख सकते हैं कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। 3/13 को डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिमाइंडर 1 भी नहीं है, यानी कि ये रिपीटिंग भी नहीं है, रिमाइंडर 1 और 0 के अलावे है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या इसका आ रहा है, तो 0.230769 ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर वाला केस। इसी तरह से बाकी को आप देख लेंगे। हम लोग अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमें 329/400 को देखना है यहाँ पर, तो 400 को आप क्या देखेंगे कि 329/400, अब ये 100 है और 4 है, इसे 4 × 100 लिख देंगे। अब इसको यदि डिवाइड करने के लिए आपको
इसको रिप्रेजेंट करना डेसिमल में, तो इजी वे है कि 329 और नीचे में जो 100 है 4 इंटू 100, तो 4 इंटू 100। अब आपको पता है कि यदि नीचे में सिर्फ 100 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, तो पॉइंट में इजी वे में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस 4 को हम 10 के मल्टीपल में बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करके और नीचे में हमारे क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 10,000। तो आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके हमारे पास ये आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो नीचे में हम एक पैटर्न देखेंगे, याद रखेंगे कि यदि हमारा नीचे का डिनोमिनेटर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 रहे या 2 और 5 रहे प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, सपोज कीजिए कि आपका है 6/125, तो 125 को सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आएगा। आप 125 जो डिनोमिनेटर था उसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस केस में आपको नीचे 0 लाना है, सिर्फ 0 वाला, यानी कि 10 बनाते जाना है। तो 10 बनाते जाने के लिए आपको इस फर्स्ट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो 10 होते जाएगा। तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 मिल करके 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यानी कि नीचे में आपका हो गया 1000। तो यदि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको निकालना है 6/125, तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया 48 और डिवाइडेड बाय ये 1000। तो इसे आप आराम से फिर लिख सकते हैं कि 0.048। सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 और डिवाइडेड बाई है 2, नीचे में जो भी आ रहा है डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से करके आ रहा है आपको 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 आ रहा है। सपोज कीजिए क्वेश्चन क्या है 3/20 है, 3/20 है, इसको डेसिमल में निकालना है। तो आप इसको 100 बना देंगे, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 20 क्या था 2 इंटू 2 इंटू 5 था। तो इस 2 को 10 कन्वर्ट करने के लिए 5 से करना पड़ेगा और इस 2 के लिए भी 5 से करना पड़ेगा। और अच्छा 1 मिनट, ये 20 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये जो हमारा एक पेयर है तो ऑलरेडी 10 है, सिर्फ इस 2 को 10 बदलना है, यानी एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि ये 6/20 है, तो इसे आपको सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 100 के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 0.30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ एक कंसेप्ट हमने सीखा कि यदि हमारा डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो सिर्फ 2 के फॉर्म में हो, जैसे डिनोमिनेटर पार्ट का फ्रैक्शन प्राइम फैक्टराइजेशन हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ 2 हो, तो उसका डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। या फिर सिर्फ 5 हो, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 हो, जो कि हम जानते हैं कि क्या है 125 का 125 का, तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। या फिर 2 और 5 के फॉर्म में हो, जैसे कि 2 इंटू 5 इंटू 2 हमने देखा था, तो दोनों हो तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन उसके यदि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 5 के अलावा कुछ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है और आपको निकालना है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड बिना किए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि यदि आपको 2/7 है तो 2/7 का मतलब क्या है कि 2 × 1/7 आप इसको लिख सकते हैं। तो 1/7 की वैल्यू जो यहाँ दी हुई है इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको हो जाएगा 2
मल्टीप्लाई 0.142857, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। उसी तरह से 3/7 की वैल्यू को निकालने के लिए 3 को 1/7 का जो यहाँ दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि इन सभी को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0.6, 0.47, 0.001, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताते समय मैंने आपको इन सभी को कन्वर्ट करना सिखाया है। तो फर्स्ट वाले केस में 0.6 के केस में एक डिजिट रिपीट कर रहा 0.666 ... अब एक डिजिट रिपीट कर रहा तो इसे हम कर देंगे 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6666 आ जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। एक 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में सिर्फ एक डिजिट था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9x और इक्वल में ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 0, ये 6, यानी कि हमारे पास आया 9x = 6 या x = 6/9। सेकेंड जो कंसेप्ट है, सेकेंड है आपके पास 0.47, यानी रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है तो हम लिखेंगे x = 0.4747, इसी तरह से जाएगा। अब चूंकि रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 100x = 47.4747, तो 2 डिजिट्स क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स थे। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 100 में 1 माइनस हुआ तो कितना होगा, ये 99x हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कितना जा रहा तो पॉइंट के बाद 0 0 0 जाएगा और 47 यहाँ बच गया तो 99x = 47 है। तो हमारे पास क्या आया वैल्यू, 99x = 47। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 47 और डिवाइड में 99। थर्ड के लिए उसी तरह से हम देख सकते हैं कि x = 0.001, ये 001 ऐसे करके रिपीट करेगा ये। तो इसे थर्ड 3 डिजिट पर रिपीटिंग है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 001 और पॉइंट में 001 करके रिपीट करेगा। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड में हमारा आ जाएगा 999 और उस साइड में आ जाएगा 001, यानी कि हमारा आएगा 999x और इस साइड में होगा 001, यानी x इक्वल क्या हो जाएगा 1/999। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में 0.999 को p/q के फॉर्म में लिखना है। और आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आंसर से कुछ सरप्राइज हो रहे हैं? तो देखते हैं। तो 0.999 को लिखेंगे तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है, इस केस में 999 रिपीट कर रहा, एक डिजिट रिपीट कर रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x = 9.999। आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद 0 0 0, ये 9 बचेगा, यानी कि हमारे पास आ रहा है कि 9x = 9, यानी कि x इक्वल हमारे पास आएगा 9/9। तो क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि 9/9 जो हमारा x इक्वल आया 9/9, तो ये कट के हमारा 1 हो जा रहा है। तो इसलिए आपको कहा गया था कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यस। क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ है 0.999999, लेकिन ये बराबर हो रहा 1 के। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 0.9999 जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो 0.9999 इन्फिनिटी तक में और 1 के बीच में कोई गैप नहीं रहता, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि यदि 1.9999 इसी तरह से जाते जाए इन्फिनिटी तक तो ये 2 के बराबर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है कि रेकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 1/17 का यदि डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो ए रिपीटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। ऐसा क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा, क्योंकि रेकरिंग ब्लॉक की बात हो रही है। तो उसके रेकरिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट्स होंगे, तभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि रेकरिंग ब्लॉक रिपीटिंग के केस में, रिपीटिंग डेसिमल के केस में रेकरिंग ब्लॉक्स में कितने डिजिट्स होते हैं। तो जो उसका डिनोमिनेटर है, यहाँ क्या है 17, जो डिनोमिनेटर है उससे कम होंगे, यानी कि मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, तो 16 जा सकते हैं। मैक्सिमम रेकरिंग ब्लॉक में 16 जाएंगे, ठीक है, 16 डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 16 ही हो, 16 मैक्सिमम हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितने जा रहे हैं, इसको काउंट करना होगा। तो काउंट करने के बाद इसमें 16 ही जा रहे हैं, ये टोटल रेकरिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट 16 है, तो जो कि डिनोमिनेटर से कम। क्वेश्चन 6 में P/Q के सेवरल एग्जांपल्स को देखने हैं, और क्वेश्चन है P/Q इंटीजर्स कॉमन फैक्टर देन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो कैन यू प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो या 5 हो या 2 और 5 ही हो, उसके अलावा कुछ और ना हो, तो उसका डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पास फर्स्ट केस में है 5/2, तो इसका क्या आ रहा है 5/2 का हम देख सकते हैं कि 2.5 आ रहा टर्मिनेटिंग, और नीचे में 4 है, तो 4 का मतलब क्या है, सेकंड वाले केस में 2 × 2 सिर्फ 2 है ना इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए इसका भी क्या आ रहा, तो टर्मिनेटिंग आ रहा है। आप 16 में भी देखेंगे, ये 10 के केस में देखेंगे, तो 10 के केस में हमारा थर्ड जो 2/10 है, तो 10 बराबर क्या होगा 2 × 5, तो इसका भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि सिर्फ 2 और 5 है। ऐसा क्यों, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बनाने के लिए ये चाहिए, ये तो 10 है ही, तो ये तो टर्मिनेटिंग आएगा ही। मान लीजिए कि आपके पास 16 है लास्ट के केस में, 5/16 वाले केस में, तो 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब हम इस 2 को 10 बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 5 से हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको 10 बनाने के लिए, यानी कि 4 2 तो 4 हमारे पास 5 आने चाहिए, तो इसके लिए 10, सेकेंड के लिए 10 10 10, यानी नीचे हमारा कितना हो गया 1 1 2 3 4 0 हो गया। तो 5/16 था हमारा क्वेश्चन, तो 5/16 के लिए हमने 4 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि 625 से, तो निश्चित तौर पे ऊपर को भी 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। ये नया तरीका है, अलग तरीका हो गया थोड़ा। क्वेश्चन 7 है कि 3 नंबर्स लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 3 नंबर्स लिखने हैं। तो आपका है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स के डेसिमल होते हैं, और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप ले लीजिए √2 या √3, या फिर आप ले लीजिए 2 √2, ये सारे कुछ भी ले लीजिए, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, और इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जब हम 5/7 का देखते हैं 5/7 का कि 5/7 का जो डेसिमल है वो किस तरह आ रहा है, और 9/11 का डेसिमल कैसा आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 7307 730 7300 7300 ये दिया हुआ है। 1 मिनट, 5/7 का आपके पास 0.714285 है, 9/11 का 0.818181। तो फर्स्ट में रिपीटिंग कहाँ हो रहा 714285 के बाद,
और 0.8181 रिपीटिंग हो रहा है, यानी 0.7 और 0.8 के बीच में 0.7 और 0.8 जो फर्स्ट डिजिट है उसको कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको नंबर लेने हैं। कैसे? इरेशनल नंबर बताने हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लेंगे, यानी कुछ भी ले सकते हैं, 0.7, 1, 5, 6, 9, 4 कुछ भी, और बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, क्लासिफाई करना है इन्हें रेशनल में और इरेशनल में। तो √23 है, तो क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? तो √23 का क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है √23? क्या इसका रूट निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, तो ये इरेशनल है। √25 जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन √25, इसका जब हम निकालेंगे तो इसका निकल सकता है √25 का। ठीक है, तो √25 हमारे पास क्या हो गया? 25 आप देख सकते हैं कि ये √25 का रूट जब निकालेंगे तो 15 आता है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। 15 तो रेशनल है ना। 0.3796 ए 0.3796 तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्या है तीसरा क्वेश्चन कि 0.3796 है तीसरा क्वेश्चन। ये कैसा डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसेंशियली क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। थर्ड केस में देखते हैं तो 478 रिपीटिंग कर रहा, तो जो भी रिपीटिंग होता है वो इसेंशियली क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1.101000100001 यानी कि 0 बढ़ता जा रहा है। तो ये हम रिपीटिंग तो नहीं कर सकते, ये हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट है, कितनी बार मैंने बताया है, ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग वाला रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा तो रेशनल होगा, नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 आ गया। तो एक्सरसाइज 1.4 को अगले क्लास के अगले वीडियो लेक्चर में मैं क्लियर करूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप आज के क्लास के लिए यहीं तक